बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड। और इसका पार्ट जो है हम इसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं। और क्या कर रहे थे हम? डिफरेंस हम देख रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमरफस सॉलिड का, और इसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोस अगर देखनी है अब आप, तो मैंने ये सोचा है कि स्पेसिफ़िक वीडियोस के लिंक देने के बजाय हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाए आपको। जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप क्लिक करेंगे उस स्पेसिफ़िक प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी 11th केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड की सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो डायरेक्ट आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब से, ठीक है? स्पेसिफ़िक वीडियोस का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको ओल्ड वीडियोस देखनी है 9 मैट्रिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड की, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, हालांकि वो फर्स्ट ईयर में होते हैं लेकिन वो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो जो है वो पुरानी वीडियोस देखते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री भले पुरानी बुक की हो, नई बुक की हो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी ना। तो वो अगर ओल्ड बुक केमिस्ट्री जो है उसकी प्लेलिस्ट हैं, उनके भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? फ़िज़िक्स जो है ओल्ड बुक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स जो है ओल्ड बुक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन नीचे ही नज़र आ जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन, ये डाउनवर्ड एरो जो है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसमें सारे प्लेलिस्ट जो हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। और इसके अलावा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, इसके अलावा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस जिसमें टेंसेस हैं और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, और मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक जो है अब पुरानी हो गई उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट का लिंक। इसके अलावा शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें 1-1 मिनट के अंदर मैंने व्हाट सीरीज़ पूरी की पूरी ये चल रही है, उसके अंदर 1-1 मिनट के अंदर मैंने क्या का जवाब दिया है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, एवोगैड्रस नंबर क्या है, इस क्या का जवाब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो अब से आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप उन प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर, ये पेज नंबर आपका बुक का 124 के ऊपर ये जो एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एन आइसोट्रॉपी की हेडिंग के अंदर हमने देखी थी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, पूरा का पूरा एक सॉलिड जो कि 3D है, ठीक है, जो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल इन शेप के अंदर है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो है उसकी ऑब्वियस सी बात है वो लंबा भी है, वो चौड़ा भी है, और वो ऊंचा भी है। दूसरे लफ्ज़ों में वो 3D है। तो इस 3D के अंदर जो है, 3 डायमेंशंस के अंदर, अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको देखें तो एक ही जैसी होनी चाहिए, ठीक है, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर। यानी कि एक क्रिस्टल अगर आप समझ लें इसको, तो इसकी लंबाई में भी उतनी ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चौड़ाई में भी उतनी ही होनी चाहिए, और ऊंचाई में भी उतनी ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में एक ही बराबर होना चाहिए। या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कितना पास होगा, तो वो एक ही जैसा पास होना चाहिए, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो
उनमें ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर आपको एनआइसोट्रोपी नज़र आएगी। यानी कि आसान लफ्ज़ों में क्या बात है कि मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में जो इसकी डायरेक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है, इनके अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लंबाई में कुछ और होगा, चौड़ाई में कुछ और होगा, ऊंचाई में कुछ और होगा। इसी तरह मैकेनिकल स्ट्रेंथ लेंथ में कुछ और होगी, ब्रेड्थ में कुछ और होगी, हाइट में कुछ और होगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जो है वो, या जिसको हम कहते हैं कि करंट का गुज़र जाना, इलेक्ट्रिक करंट का गुज़र जाना, या तो गुज़रेगा ही नहीं लंबाई में, सिर्फ चौड़ाई में गुज़रेगा, या ऊंचाई से गुज़रेगा, या अगर गुज़रेगा भी इलेक्ट्रिक करंट तो उसकी मिक़दार में फ़र्क होगा, लंबाई में कुछ और मिक़दार होगी, चौड़ाई में कुछ और होगी और ऊंचाई में कुछ और होगी। ये एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस के अंदर आपको मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रेंथ नज़र आती है किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की, जो कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नज़र आता है। क्योंकि ये एनआइसोट्रोपी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिव्यू किया है यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक रेशो है, और ये रेशो आपको क्या बताता है। इनकी बाकायदा डेफिनेशंस जो हैं वो मैं अब लिखवाऊँगा यहाँ पे, ताकि ये सब चीज़ें आप आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में अभी इनको समझ लें, नहीं तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये बार बार रिपीट होंगी टर्म्स। तो जो पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी अब मैं उनको लिख देता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। मेजर एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दे चुका हूँ मैं। तो ये कंपैरिजन कर रहे थे हम, ये डिफरेंस देख रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और एमरफस सॉलिड्स का। ठीक है भाई, तो इसके अंदर पहला पॉइंट तो हो ही चुका था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी और एमरफस सॉलिड्स की डोंट हैव, इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी। इसके अलावा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जबकि एमरफस सॉलिड्स डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है ये क्या शो करेगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या शो करते हैं, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर मिसाल के तौर पर कौन सी एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टीज़ लाइक जैसे कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नंबर 1 पे। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है आप इसकी भी जो है वो डेफिनेशन देख लीजिए। एबिलिटी टू विदस्टैंड ऑन अप्लाइड फोर्स, ये सलाहियत है किसी भी चीज़ की। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम उसकी उस एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस सलाहियत की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्या कर सकता है, वो अपना वजूद कायम रख सकता है। ठीक है, एबिलिटी टू विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब होता है खड़ा रहना, बर्दाश्त कर जाना। एबिलिटी टू विदस्टैंड ऑन अप्लाइड फोर्स, जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑन अप्लाइड फोर्स, जब भी आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, किस लिए, ताकि आप उसको तोड़ दें, लेकिन वो अपनी जगह पर विदस्टैंड है, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा, दूसरे लफ्ज़ों में, मजबूत है।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इतनी जल्दी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो टूटेगा नहीं। तो आप कहेंगे भाई इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तीनों डायमेंशंस में मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। एन आइसोट्रॉपी है ना, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की लंबाई में हो सकता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो, चौड़ाई में इतनी अच्छी ना हो, ऊंचाई में उससे भी अच्छी ना हो। तो तीनों डायमेंशंस में मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो यकसा नहीं है, एक जैसी नहीं है। ये एबिलिटी कि जिसके तहत कोई अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर लग रही है क्रिस्टल के ऊपर और वो विद स्टैंड हुआ है, खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, टूट फूट का शिकार नहीं हो रहा। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में यकसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। लंबाई में कुछ है, चौड़ाई में कुछ है और ऊंचाई में कुछ है। और इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। जबकि अगर हम एमरफस सॉलिड्स को देखें तो ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं आइसोट्रोपिक बिहेवियर। आइसोट्रोपिक बिहेवियर यानी कि एमरफस सॉलिड्स जो हैं इनकी लंबाई के अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वही चौड़ाई के अंदर होगी और वही ऊंचाई के अंदर होगी। बिल्कुल यूनिफॉर्म सिस्टम आपको आइसोट्रॉपी यहाँ पे नज़र आती है एमरफस सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ सिर्फ मैं लिखूँगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सिर्फ लिखूँगा, बाकी ये इसी का पॉइंट बन जाएगा। मुझे डेफिनेशन वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ सिर्फ लिखूँगा, शो आइसोट्रोपिक बिहेवियर, शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? इसकी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी ज़रा आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो आइसोट्रोपिक है या एन आइसोट्रोपिक है? एन आइसोट्रोपिक है भाई। लंबाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, चौड़ाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, जबकि ऊंचाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जो एमरफस सॉलिड्स हैं इनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होगा। तीनों डायमेंशंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक है। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप इसकी भी डेफिनेशन लिख लें। वैसे मैंने कल थोड़ी सी लिखवाई थी। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट between vacuum and other more ratio of speed of light in vacuum। वैक्यूम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कुछ भी ना हो। आपको लग रहा है कि आपके और मेरे दरमियान या इस बोर्ड और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो वैक्यूम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई मटेरियल चीज़ ना हो, कुछ भी ना हो, ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, ना ही कोई पार्टिकल। तो उस जगह को जो है हम वैक्यूम कहते हैं। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद अदर स्पीड। अब कोई भी दो चीज़ें उनका आपने कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है। दो चीज़ें कौन सी? जिनकी रफ्तार के बारे में आप बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो
आप जो है फिर उसका, क्योंकि जब वेव्स की दुनिया की बात होती है ना, ज़रा ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की दुनिया में होते हैं, हम वेव्स की दुनिया में होते हैं, तो वेव्स जो हैं, जैसे बहुत सारी किस्मों की वेव्स होती हैं, विजिबल वेव्स भी होती हैं, इनविजिबल वेव्स भी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स भी होती हैं, इंफ्रा रेड वेव्स भी होती हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं, ठीक है, माइक्रो वेव्स भी होती हैं। इसके अलावा आप जो रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं यहाँ पर, तो ये कैथोड रेज़ हैं, एनोड रेज़ हैं, ठीक है, गामा रेज़ हैं, बीटा रेज़ हैं, ये सब की सब वेव्स की ही मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। आसान लफ्ज़ों में ये बात आप समझ लीजिए। अब इनकी रफ़्तार भी तो कुछ होगी ना, ये जो वेव्स हैं, ये जो जा रही हैं, इनकी रफ़्तार भी कुछ होगी। और यही वेव्स जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जाएंगी तो फिर आप उसकी स्पीड को देखेंगे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर से जब वो वेव्स जाएंगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर दाखिल होने के बाद उन वेव्स की रफ़्तार पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहली बात ये, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि एन आइसोट्रॉपिक है, इसलिए वो वेव्स की रफ़्तार जो कि क्रिस्टल के अंदर जो वेव जा रही है, तो लंबाई में उसकी रफ़्तार कुछ और होगी, चौड़ाई में उसकी रफ़्तार कुछ और होगी, और उन्हीं वेव्स की ऊंचाई में रफ़्तार कुछ और होगी। समझ में आ रही है बात। वेव्स वही हैं, अगर लंबाई से क्रॉस कर रही हैं एक क्रिस्टल को लंबाई से क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ पर इनकी रफ़्तार चेंज है, अगर चौड़ाई से क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ पर उनकी रफ़्तार में फ़र्क है, और अगर ऊंचाई से, थिकनेस से क्रॉस कर रही हैं वो वेव्स किसी क्रिस्टल को, तो वहाँ पर उनकी स्पीड में फ़र्क है। अब वेव्स की स्पीड को जो है ना, वो हम कंपेयर करते हैं किसकी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। और जब भी आप किसी दूसरी वेव की स्पीड को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा रफ्तार की हमारी कायनात में अभी जो चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो दूसरी जो वेव्स हैं आप उसका मवाजना करते हैं, आप उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरी वेव्स की स्पीड का, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। और इसी कंपैरिजन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें आप रेशो लेते हैं, कंपैरिजन लेते हैं, मवाजना करते हैं किसी दूसरी वेव की स्पीड का स्पीड ऑफ लाइट के साथ। समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि फ़िज़िक्स का टॉपिक नहीं है इसलिए मज़ीद इसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता अभी। वैसे मैंने इंडिविजुअल भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, वो देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री बेसिक्स के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। बहरहाल तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नज़र आएगा आपको इसी एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर की वजह से। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नंबर थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल वर्ड निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है पास हो जाना। कंडक्टर्स उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसी से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करने की सलाहियत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है, वो कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, तो वो सारी डायमेंशंस में से नहीं गुजरने देते। ये बात आप जहन में रखिएगा। अगर हम लेंथ की बात करेंगे किसी क्रिस्टल की, तो हो सकता है उसकी लेंथ में से इलेक्ट्रिक करंट पास ना होता हो, बल्कि उसकी ब्रेड्थ में से, उसकी चौड़ाई में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो। या हो सकता है कि उस
क्रिस्टल की लेंथ में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास ना होता हो, ब्रेड्थ में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास ना होता हो, हाइट की तरफ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो। वजह क्या है? वजह एन आइसोट्रोपी है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रोपिक होते हैं, उनके अंदर एक ही जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती तीनों डायमेंशंस में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। प्रॉब्लम यही है ना। अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स को देखें तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सेम नज़र आएगी तीनों डायमेंशंस में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको सेम नज़र आएगा तीनों डायमेंशंस में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी आपको सेम ही नज़र आएगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। क्यों? क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको जो है इसका भी बता दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी। अमाउंट ऑफ करंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अमाउंट ऑफ करंट इज़ डिफरेंट in different directions and या और कर लें इसको, और allow in one direction and do not allow in other direction। दो किस्म की सिचुएशंस हैं यहाँ पे। या तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको तीन डायमेंशंस में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में चेंज नज़र आ रहा है, या फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि कुछ डायमेंशंस में तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और कुछ में हो ही नहीं रहा। ठीक है, यानी कि लंबाई में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, चौड़ाई में हो नहीं रहा, ऊंचाई में हो ही नहीं रहा। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अमाउंट ऑफ करंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस और अलाउ इन वन डायरेक्शन एंड डू नॉट अलाउ इन अदर डायरेक्शन। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की भी बात आ गई। अब चलते हैं इसके बाद एक और पॉइंट है, क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज प्लेन, क्लेवेज प्लेन एग्जिस्ट और एमोर्फस सॉलिड्स में क्लेवेज प्लेन डज नॉट एग्जिस्ट। एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर क्लेवेज प्लेन नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्लेवेज प्लेन होता है। ये क्लेवेज प्लेन क्या है, इसकी मिसाल यहाँ देख लीजिए। ये क्रिस्टल है, जब भी आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से टूट जाएगा मिसाल के तौर पर, या फिर ये इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एमोर्फस सॉलिड को तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। ये एमोर्फस सॉलिड जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये इस तरह से, देख रहे हैं आप, इर्रेगुलरिटी आपको नज़र आ रही है, इर्रेगुलरिटी नज़र आ रही है। जब आप इसको तोड़ रहे हैं तो रेगुलरिटी नहीं है, इर्रेगुलरिटी है, बेतरतीबी आपको नज़र आ रही होगी इस कट में, इस फ्रैक्चर में जब आपने इसको तोड़ा है। इसको हम कहते हैं क्लेवेज प्लेन। क्या कहते हैं? क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज का मतलब ये होता है शगाफ डालना, तोड़ देना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लेवेज प्लेन जो है एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, और क्लेवेज प्लेन जो है वो रेगुलर है। एक तरतीब आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, या तो ये इस तरह से टूट रहा है या ये इस तरह से टूट रहा है। बेतरतीबी नहीं है कि बीच में से कहीं आगे पीछे टूट रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर फिक्स्ड जो है वो क्लेवेज प्लेन होता है, जबकि यहाँ पर क्लेवेज प्लेन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड्स में क्लेवेज प्लेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, ये छोटा सा टेबल था लेकिन इसमें मालूमात बेतहाशा थी, इसलिए वो मैंने सभी तफसील से आपको बता दी। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा पेज नंबर 124 से शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें सिमेट्री भी है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें? सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज प्लेन, क्रिस्टल ग्रोथ, एन आइसोट्रोपी, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस पे थोड़ा तफसील से बात होगी, लेकिन जाने से पहले आप एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा, केमिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट्स से हटकर है। ठीक है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है। अगर आप केमिस्ट्री को उनसे कंपेयर करेंगे ना तो आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, रियली सॉरी। ठीक है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा आप अलग वक्त दें, केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें। फ़िज़िक्स बहुत आसान है, यकीन करें। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बायोलॉजी बहुत आसान है। केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको शौक़ पैदा करना होगा अपने अंदर। ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपकी परसेंटेज या तो आसमान पे पहुंचा देगा या फिर आपकी परसेंटेज जो है ना ये ज़मीन पे ले आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।